हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दूसरी इकाई कविता नंबर 4 सिंधु का जल। एसएससी बोर्ड लोक भारती दूसरी इकाई कविता नंबर 4 है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु का जल और इसके कवि हैं अशोक चक्रधर जी। कविता स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो कविता सबसे पहले मैं इस कविता के जो कवि हैं उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं कविता रीड करूंगी। उसके बाद कविता से रिलेटेड जो भी कठिन शब्द आएंगे मैं उन्हें बताऊंगी। उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। उसके बाद चैप्टर्स जो ये कविता है बच्चों, कविता के पीछे पेज नंबर 55 पे कुछ दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर्स, सौमत, वो सारी चीज़ें और ग्रामर से रिलेटेड भाषा बिंदु दी गई है। तो वो सारे पॉइंट्स मैं क्लियर कराऊंगी। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और जितनी भी डाउट्स आपको आएंगे सारी इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे और सारे के सारे सलूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कविता को। आज का हमारा कविता का टॉपिक है सिंधु का जल, ठीक है बच्चों। कॉपी और पेन निकाल लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जहाँ पर आपको लगेगा वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी कविता है सिंधु का जल, ओके। तो सबसे पहले बच्चों मैं कवि का परिचय बता देती हूँ। अशोक चक्रधर जी के बारे में परिचय जान लेते हैं हम लोग। इनका जन्म 8 फरवरी 1951 खुजरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। परिचय है, अशोक चक्रधर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अपनी कविता में हास्य, व्यंग, निबंध, नाटक, बाल साहित्य, समीक्षा, अनुवाद, पटकथा आदि अनेक विधाओं में लेखन किया है। प्रमुख कृतियां हैं बूढ़े बच्चे, तमाशा, खिड़कियां, बोल, गप्पे, जो करे सो जोकर आदि कविता संग्रह इनकी है, ठीक है बच्चों। अब हम पद संबंधी देख लेते हैं। पद संबंधी देख लेते हैं। नई कविता संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से चक्रधर जी ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव पर दुख, कार्तता आदि मानवीय गुणों का दृष्टिक्षेप किया है, ठीक है बच्चों। चलिए हम कविता स्टार्ट करते हैं। सिंधु जल का सतह परवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गीली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कल कल है, मैं जल हूँ। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली है, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए, गति कभी कम ना हुई मेरी, गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ मैं। आगे देखते हैं। मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जात, उसका मजहब, उसका धर्म, मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म। वो लहरें जो सहसा उछलती हैं, सदा जिंदगी की ओर मचलती हैं। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन, मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुअन, मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिए। छोटी छोटी संस्कृत नदी दौड़ी दौड़ी आती हैं, मुझ में सभ्यताएं समाती हैं, घुल मिल जाती हैं, लेकिन क्या बताऊं और कैसे कहूँ। कभी कभी बहता हुआ आता हूँ लहू, जब मेरे घाटों पर खनकती हैं तलवारें, गूंजती हैं टापें, गरजती हैं तोपें, होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रण बाकुरे बाके। मैं नहीं पूछता कि वो थे कहाँ के,
मैं नहीं देखता कि वो यहाँ के हैं कि वहाँ के, मैं तो सबके घाव धोता हूँ। विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही रोता हूँ। ऐसे बहू या वैसे प्यारे मनुष्यों बताऊं कैसे, मैं सिंधु में बूंद हूँ, बूंद में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंद हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस कविता को रीड किया है। अब मैं इस कविता के जो कठिन शब्द आएंगे बच्चों वो बताऊंगी आपको, इसके बाद मैं आपको इसके भावार्थ बताऊंगी। चलिए मैं आपको इस कविता में जितने भी कठिन शब्द आए हैं वो आपको मैं लिखवा देती हूँ। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या मैं बोलती जाऊंगी तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सतह प्रभाव मान जीवन की पहचान, मैं एक गीली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है, मैं जल हूँ, सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली है, मेरे ही तट पर इंसानियत के यज्ञ हुए, गति कभी मंद ना हुई मेरी, गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ। ठीक है, अब कठिन शब्द लिखते जाइए बच्चों। सतह यानी कि लगातार या गतिमान, और प्रभावमान यानी कि गतिशील, स्वर यानी कि ध्वनि, धरती यानी कि पृथ्वी, सभ्यताओं यानी कि उदय मेरे ही तट पर हुआ है, सभ्यताओं का उदय मेरे तट पर हुआ है, सांस ली है यानी कि पनपी है, और गति यानी कि चाल, मंद यानी कि धीमी, अचल यानी कि स्थिर, और प्रभाव यानी मान यानी कि गतिशील, जैसा मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है और कुछ शब्द मैंने बोल के भी बता दिए हैं, तो आप सुनकर लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसके भावार्थ आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो कवि हैं अशोक चक्रधर जी, वो कहते हैं मैं निरंतर गतिमान हूँ और यही मेरे जवान की पहचान है, मेरे स्वर में कलकल की ध्वनि है, मैं सिंधु नदी का जल हूँ, धरती पर सभ्यताओं का उदय मेरे ही तट पर हुआ है, मेरे किनारे पर संस्कृतियाँ पनपी हैं, इंसानियत फैली है, मेरी गति कभी मंद नहीं हुई, मेरी गति चंचल है परंतु मेरी भावना अचल है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर जो हमारे कवि जी हैं उन्होंने इस तरह से हमें समझाने की कोशिश की है, सिंधु नदी के बारे में बताने की कोशिश की है कि इस तरह से कह रहे हैं कि जो मैं हमेशा गतिमान रहता हूँ, मेरे स्वर में कलकल की ध्वनि है, मैं सिंधु का जल हूँ। इस तरह से उन्होंने अपनी भावनाओं को इस भावार्थ में रखा है। चलिए आगे के देख लेते हैं। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ, मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जाति, उसका मजहब, उसका धर्म, मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म। ठीक है, कठिन शब्द आ गए बच्चों, लिख लीजिए। मजहब यानी कि धर्म, मजहब यानी कि धर्म, मर्म यानी कि शार, मर्म यानी कि शार। भावार्थ देख लेते हैं। मैं सिंधु नदी का पवित्र जल हूँ, मैं सिंधु नदी का क्या हूँ? पवित्र जल हूँ। मेरे जल में जो लोग स्नान करने आते हैं, मैं उनसे कभी नहीं पूछता कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, इसके बारे में मैं कभी नहीं पूछता, मैं तो बस जीवन के सार को जानता हूँ। ठीक है बच्चों, तो सिंधु जल नदी जो है वो सारी चीज़ें बता रही है, कह रही है अपने बारे में। चलिए आगे देखते हैं। वो लहरें जो सहसा उछलती हैं, सदा जिंदगी की ओर मचलती हैं, प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन, मैल हटाने से पहले मैं नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुअन। चलिए भावार्थ देख लेते हैं इसके। मेरी लहरें सदा आगे बढ़ने के लिए मचलती रहती हैं, उसमें जीवन है, मेरे जल में प्यास बुझाने से जो लोग आते हैं मैं उनसे कभी नहीं पूछता कि वो मेरे दोस्त हैं या दुश्मन, मैं मैल हटाने से पहले लोगों से वह नहीं पूछता कि तुम मुस्लिम हो या हिंदू।
ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है सिंधु जल ने। यहाँ पर हमें सीधे सीधे संकेत किया है कि हमें अपने जीवन में भी कभी इस तरह से नहीं सवाल पूछना चाहिए लोगों से, जिस तरह से नदी ने यहाँ पर अपने सवालों को रखा है कि मैं कभी नहीं पूछता कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, या तुम्हारा खून क्या है, नहीं पूछता, धर्म नहीं पूछता, मजहब नहीं पूछता। चलिए आगे देखते हैं। मैं तो सबका हूँ और जी भर के लिए पिए, छोटी छोटी संस्कृत नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं, मुझ में सभ्यताएँ समाती हैं, घुल मिल जाती हैं, लेकिन क्या बताऊँ और कैसे बताऊँ, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू। ठीक है, चलो बच्चों इसके भी भावार्थ हम देख लेते हैं। मैं जल सबके लिए है। अब यहाँ सिंधु जल है जो कह रहा है कि मेरा जल जो है सबके लिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ आने वाले सब जी भरकर इस जल को पान करें, यानी कि पिए। अनेक छोटी छोटी नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं और मुझ में समा जाती हैं, अनेक सभ्यताएं संस्कृति मुझ में घुल मिल जाती हैं, लेकिन क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, कभी कभी मेरे जल में खून भी बह कर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंधु जल जो है वो कह रहा है कि सारी चीज़ें तो होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ मुझ में समा जाती हैं, लोग मेरा पानी पीते हैं, जी भर कर पिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि रक्त जो होता है, लहू जो होता है, वो भी पानी के साथ मिल जाता है, बहता हुआ आता है। चलिए आगे देखते हैं। जब मेरे घाटों पर खनकती हैं तलवारें, गूंजती हैं टापें, गरजती हैं टोपें, होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रण बाकुरे बाके, मैं नहीं पूछता कि वो थे कहाँ के, मैं नहीं देखता कि वो वहाँ के हैं या यहाँ के। ठीक है बच्चों, चलिए इसके भी भावार्थ देख लेते हैं, कठिन शब्द भी देख लेते हैं। रण बाकुरे कठिन शब्द आया है, चलिए उसके भी देख लेते हैं कठिन शब्द। तो रण बाकुरे जो है बच्चों यहाँ पर आया है, उसका होता है वीर योद्धा, और टापे आया है यानी कि घोड़े के पैरों के जो आवाज़ होते हैं ज़मीन पर जब पड़ते हैं तो उनके जो आवाज़ जो पड़ते हैं घोड़े के पैरों के, उसे टापे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, रण बाकुरे यानी कि वीर योद्धा से है यहाँ पर, तो समझ में आ गया होगा आपको इसका मतलब। चलिए आगे देख लेते हैं, इसके भावार्थ भी हम देख लेते हैं। मेरे घाटों पर लड़ाइयाँ होती हैं, तलवारें खनकती हैं, घोड़ों की टापों की वातावरण गूंज उठता है, टोपें गरजती हैं, धमाके होते हैं और अनेक वीर योद्धा शहीद हो जाते हैं, मेरे लिए ये रण बाकुरे होते हैं। मैं नहीं पूछता कि ये कहाँ के हैं और कहाँ से आए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे के देख लेते हैं, जहाँ आपको भावार्थ लिखना है पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं। मैं तो सबके घाव धोता हूँ, विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही रोता हूँ, ऐसे बहूँ या वैसे प्यारे मनुष्यों बताऊँ कैसे, मैं सिंधु में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाते इंदु हूँ। लास्ट पैराग्राफ है, चलिए इसके भी भावार्थ और कठिन शब्द हम देख लेते हैं बच्चों। तो भावार्थ इसका है, मैं तो सबक घावों को धोता हूँ। यहाँ पर सिंधु जल कह रहा है कि मैं सबके घावों को धोता हूँ, अनेक विधवाओं के आंसू उनके नेत्रों से निकल के मेरे जल में समा जाते हैं। प्यारे मनुष्यों मैं कैसे भी हूँ बहूँ, मैं सिंधु नदी हूँ, मेरे लहराते जल में इंदु अपना प्रतिबिंब दिखाता है, यानी कि अपनी झलक दिखाता है वो। ठीक है, तो ये पोयम जो था यहाँ का भावार्थ यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए हम चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। चलिए आ जाइए, का देख लेते हैं, आकृति पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक जल स्रोत कौन कौन से हैं आपको बताने हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको फिल करने हैं। तो प्राकृतिक जल स्रोत क्या है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, वीडियो पॉज करके आराम से इसके आंसर्स आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर्स क्या हैं बच्चों। प्राकृतिक जल स्रोत हमारे हैं हिमानी, झरना, झील, नदी, और भी हैं प्राकृतिक जल स्रोत जो पोयम में आए हैं, तो मैंने 4 उठाए हैं। तो यहाँ पे क्या है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, हिमानी है, झरना है, झील है, नदी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं रहेगी आप लोगों को। इससे जो पोयम है इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको नहीं आएंगे, गारंटी देती हूँ मैं आपको इस वीडियो देखने के बाद। दूसरा देख लेते हैं, पूर्ण कीजिए जल पावन जल स्नान करने वाले से नहीं पूछता। ठीक है, ख है हमारा, पावन जल स्नान करने वाले से नहीं पूछता। ठीक है, आपको पूर्ण करना है, 3 दिए गए हैं यहाँ पर, 1, 2 एंड 3।
तीनों को फिल करना है, आपको लिखना है। चलिए इसके आंसर में भी आपको मदद कर देती हूँ आपको। चलिए इसके आंसर्स मैं बता देती हूँ, वीडियो पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। पावन जल स्नान करने से नहीं पूछता। नंबर 1 है उनकी जाति, उनका मजहब, और नंबर 3 पे आया उनका धर्म। ठीक है बच्चों, कविता में आया भी था ये सारी बातें। तो यहाँ पर सिंधु जल नहीं पूछता है, उनकी जाति नहीं पूछता, उनका मजहब नहीं पूछता, उनका धर्म नहीं पूछता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे के क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से। आगे क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों की बहने वाली नदियों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर आपको तालिका बनानी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नदी का नाम लिखना है, उद्गम स्थल लिखना है, राज्य लिखना है और बांध का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 4 बॉक्स दिए गए हैं आपको, चारों बॉक्सों को आपको कंप्लीट करना है। पहले तो आपको नदी के नाम लिखने हैं, फिर उद्गम स्थल लिखना है, फिर राज्य लिखना है और उसके बाद बांध का नाम लिखना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे बना दिया है। चलिए इसके सोल्यूशन देख लेते हैं। तो नदी का नाम है सतलज नदी है, उद्गम स्थल है गंगोत्री और राज्य है हिमालय राज्य में बहता है ये। बांध का नाम है भाखरा नगल। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, कृष्णा नदी है और सेकंड नदी जो आई है बच्चों वो कृष्णा नदी है, वो उद्गम स्थल है महाबलेश्वर और आंध्र प्रदेश है उसका राज्य और नागार्जुन। ठीक है, नर्मदा नदी वो है अमरकंटक है मध्य प्रदेश इंद्र सागर। ठीक है बच्चों, और भागीरथी नदी है जो गंगोत्री है उत्तरांचल में है, डेहरी बांध का नाम है। और नर्मदा नदी है अमरकंटक के नाम से जानी जाती है और उसका राज्य है गुजरात। और सरदार सरोवर बांध का नाम क्या है बच्चों, सरदार सरोवर। ठीक है, पॉज करके आराम से वीडियो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेलिंग में बताई है, तो कहीं भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं आने वाले हैं। बार बार मैं बोल रही हूँ, लास्ट वीडियो में बने रहिएगा तो आपको कोई डाउट नहीं आएंगे। आगे देख लेते हैं, पाठ में ढूंढ कर लिखिए। चा है संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द हैं और छा है भिन्नात्मक शब्दों के अर्थ लिखकर उसमें ऐसे 10 शब्द ढूंढ कर लिखे हैं अली और अली। ठीक है बच्चों, इस तरह के शब्द आपको ढूंढ के लिखने हैं यहाँ पर। और संगीत में लय निर्माण करने वाले शब्द आपको लिखने हैं। चलिए मैं वो भी बता देती हूँ आपको, इस क्वेश्चन में भी आपको हेल्प कर देती हूँ। चलिए लिख लीजिए वीडियो पॉज करके आप इसके अभी आंसर। तो पहले हम देख लेते हैं संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द जो हैं। नंबर 1 है आपका बिंदु, सिंधु, इंदु। ठीक है, धोता, रोता। तीसरा है कहू, लहू, आती, समाती, जाती, उछलती, मचलती। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द जो हैं ये सारे मैंने बता दिए हैं, पॉइंट्स आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। बहुत सारे मैंने दे दिए हैं यहाँ पर, आराम से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। विभिन्नात्मक शब्द जो होते हैं अति, भंवरा और अली, सखी, अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, कुल, किनारा, कुल, वंश, और, तरफ, और, तथा, चिर, सदा, चिर, वस्त्र, दिन, दिवस, दीन, गरीब। अपचार यानी कि अपराध, उपचार यानी कि इलाज, अवसान यानी कि अंत और आसान यानी कि सरल, पानी, जल, पाणी यानी कि हाथ, कली यानी कि कलयुग या झगड़ा, कली यानी कि अधिक खिला फूल, क्रम यानी कि सिलसिला, क्रम, कर्म यानी कि काम, कुरजन यानी कि दुर्जन, कूजन यानी कि पक्षी का कलरव। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये विभिन्नात्मक शब्द बनते हैं जो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए आगे के देख लेते हैं, और भी हैं चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। नदी जल मार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार लिखने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नदी जल मार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार यानी कि अपने सहमत आपको लिखने हैं। चलिए मैं आपको ये सहमत भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बता देती हूँ। वीडियो पॉज करके आप आराम से आप अपने सहमत को लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। चलिए लिख लीजिए बच्चों आप लोग। तो नदी जल मार्ग योजना, चलिए देख लेते हैं। जल मार्ग परिवहन का सबसे सरल साधन होने के कारण भारतीय सरकार ने आगामी वर्ष में नदियों को जल मार्ग के बदलने की योजना बना रही है।
केंद्र सरकार ने 101 नदियों को जल मार्ग में बदलने की योजना बनाई है। अभी तक देश में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जल मार्ग है। इसमें गंगा नदी पर इलाहाबाद हल्दिया जल मार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी सड़िया जल मार्ग, वेस्ट कोल केनाल कोटापुरम कोल्लम काकीनाडा पांडुचेरी कैनालस 1078 किलोमीटर, ब्रह्माणी एवं महानदी डेल्टा नदी से जुड़ी ईस्ट कोट केनला शामिल है। अब देश की बाकी नदियां पर भी इसी प्रकार के जलमार्ग बनाने की तैयारी चल रही है। आने वाले वर्षों में इस तरह के जलमार्ग विकसित होने में माल की ढुलाई और परिवहन पर होने वाले खर्च में कमी आ सकती है। साथ ही यात्रियों को आवागमन के लिए एक सस्ता विकल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा सोमवत नदी जल मार्ग योजना के ऊपर। ठीक है, आगे और भी कुछ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कल्पना पल्लवन है, मैं ही नदी इस विषय पर कविता कीजिए। ठीक है बच्चों, मैं हूँ नदी इस विषय पर आपको कविता लिखनी है बच्चों। चलिए मैं आपको कविता में हेल्प कर देती हूँ। तो मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से आपकी कविता रहेगी। मैं हूँ नदी के ऊपर, मैं हूँ नदी के ऊपर मैं कविता बता रही हूँ आपको। नदी नदी हूँ मैं, नदी हूँ, पर्वत मेरे पिता हो, धरती मेरी माँ है, सखियों की हमजोली हूँ तो बच्चों की आँख मिचौली हूँ। नदी हूँ मैं, नदी हूँ, बड़ों का आशीर्वाद हूँ तो बच्चों का प्यार हूँ। नदी हूँ मैं, नदी हूँ। ठीक है बच्चों, ये कविता बहुत ही सुंदर थी। चलिए आगे देख लेते हैं। जल ही जीवन है, इस विषय पर कक्षा में जुड़कर चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, जल ही जीवन है, इस पर निबंध आपको लिखने के लिए आएगा है। तो इस पर कक्षा में बैठकर आप एकजुट होकर चर्चा कर सकते हैं। और तो चलिए मैं इस विषय पर भी आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी इस पॉइंट पर लिखने के लिए। जल ही जीवन है। प्राचीन काल से ही नदियाँ हमारी जीवनदायिनी रही हैं। नदियों को हमने माँ का दर्जा दिया है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जल केवल हमारे रोजमर्रा के उपयोगों में नहीं आता, बल्कि व्यवसायिक, कृषि, कल कारखाने, भवन निर्माण आदि के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक के इस अनमोल उपहार को हम लेकिन सहेज नहीं पा रहे हैं और अनावश्यक रूप से जल की बर्बादी और उसे प्रदूषित करते जा रहे हैं। आज देश के कई भागों में पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पेयजल को प्राप्त करने के लिए भी घंटों मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। किसानों को फसल उपजाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण उत्पादन कम हो रहा है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पेड़ पौधों को पर्याप्त पानी न मिलने के कारण पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, जिनके कारण भूमि का जल स्तर भी कम होता जा रहा है। आने वाले दिनों में यदि हम इसी तरह का जल को बर्बाद करते रहेंगे तो मनुष्य बूंद बूंद के लिए तरसने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा जल ही जीवन के ऊपर निबंध था। छोटा सा मैंने आपको बताया है, कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इसे जोड़कर आप अच्छे निबंध लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। नदी के जल प्रदूषण पर चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, नदी के जल प्रदूषण पर चर्चा करनी है, इस पर आपको अपने सोमत लिखने हैं, सोपान करना है। चलिए मैं भी ये पॉइंट क्लियर कर देती हूँ आपको, इस पॉइंट को भी। नदी और प्रदूषण मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में जल ही आवश्यक वस्तु है। ये जल हमें प्रकृति के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झरने, झीलों आदि से प्राप्त होते हैं। इन सब में नदी हमारे लिए अति विशिष्ट स्थान रखती है। मानव सभ्यता का विकास इन्हीं नदी के किनारे हुआ है और हमने भी उसे आदर देने के लिए माँ का दर्जा दिया है। परंतु मानव सभ्यता के विकास की अंधी दौड़ में उपजे प्रदूषण के कारण नदियों ने माँ का दर्जा छीन लिया है। वर्तमान में हमारी नदियों में इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि पूरे विश्व नदियों के प्रदूषण के कारण भयंकर समस्या के रूप में देखा जा रहा है। मानवीय गतिविधियों के कारण नदियों के जल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। नदियों में कल कारखानों की गंदगी को बहाकर लगातार प्रदूषित किया जा रहा है। यह प्रदूषण पानी न केवल मानव बल्कि धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़ों, पतंगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समय रहते
यदि हम नहीं चेत तो वह समय दूर नहीं जब मनुष्य था पानी देखने के लिए भी तरस जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा नदी और प्रदूषण के ऊपर हमारा सौमत था। छोटा सा मैंने लिखा है, तो आप कुछ बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे, तो आप अच्छा से सौमत लिख सकते हैं। चलिए वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं सारी चीज़ें। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। भाषा बिंदु पर भी नज़र डाल देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रेरणात्मक क्रिया का रूप पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। क है जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ा था। ख है महाराजा उमेश सिंह द्वारा निर्मित होने से उमेद भवन कहलाया जाता है। ठीक है। 2 क्वेश्चन है, सहायक क्रिया पहचानिए। चा है हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। अच्छा है कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ पर सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग करना है। त है होना, थ है पढ़ना, द है रहना और ध है करना। ठीक है बच्चों, ये हमारा भाषा बिंदु है, इस पर हमने नज़र डाली है। इसके क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा देती हूँ आपको। भाषा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड भाषा बिंदु हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए उसे करना बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए ध्यान से आप लोग चलिए करिए, मैं सारी क्वेश्चन आपको क्लियर करा देती हूँ। पहला सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। हटाना प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया है। वाक्य है रिश्वत के इल्ज़ाम के कारण उसे नौकरी से हटाना पड़ा। ठीक है। कहलावा द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया है। वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। दादाजी ने नौकर से कहलवाया कि सभी भोजन के लिए इकट्ठे हों। तो कहलवाया शब्द का हमने यहाँ पर वाक्य प्रयोग कर दिया है। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। सहायक क्रिया हमें देखनी थी। लगे लगाना, देता देना। ठीक है, सहायक क्रिया हमारा क्या आ गया? पहला का हमारा आ गया फर्स्ट का लगे लगाना, और 2 का है देता देना। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। 1 2 3 4 है, 4 है इसमें। होना, आपने कल का अखबार पढ़ा होगा। ठीक है। पढ़ना का देख लेते हैं। पढ़ना का मुझे मजबूरी में तुम्हारे साथ आना पड़ा। रहना का लगातार काम में लगे रहो। करना यानी कि अपना कार्य स्वयं किया करो। ठीक है बच्चों, तो ये ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कराई हैं। चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर थे वो सारी चीज़ें सौमत सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कराई थी। मैंने कहा था आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको पूरा सलूशन मिलने वाला है और सारी चीज़ें मैंने दी हैं इस वीडियो में आपको। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।